जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं युवराज प्रभाकर सिंह ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे देश के जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा एक सिंपली आज सवाल है, वेदर यू आर एस्पायरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। सवाल क्या है? मुझे उम्मीद है कि 100 में से 80% डिफेंस एस्पिरेंट्स इस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करेंगे? अगर हम बात करें मोदी गवर्नमेंट के अंडर 50 से ऊपर मिनिस्ट्रीज हैं और 72 मिनिस्टर्स काम करते हैं मोदी गवर्नमेंट के अंडर। आप कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करेंगे अगर आप एनडीए और सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बनाए जाते हैं तो? और दूसरा सवाल इसी में, अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करते हैं तब आप कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने कहा 50 से ऊपर मिनिस्ट्रीज हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई। तो इसका जवाब जानने के लिए अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अदरवाइज आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं वो टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे और हम देखेंगे कि जब आप एनडीए और सीडीएस के थ्रू ऑफिसर्स बन के जाएंगे तो भैया राजनाथ सिंह के अंडर काम करेंगे या फिर मोटा भाई अमित शाह के अंडर काम करेंगे, है ना? और अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू बतौर असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तब भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे। और सबसे टेक्निकल चीज रहेगी जब असम राइफल्स की बात आएगी। असम राइफल्स के केस में चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, समझ में नहीं आता किसको रिपोर्ट करना है किसको नहीं। तो उसको भी आज के इसी वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। और कोई भी डिफेंस अपडेट्स आपको चाहिए तो आप इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवराज प्रभाकर सिंह को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली बात कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रक्षा मंत्रालय में और गृह मंत्रालय में। ये आपके रक्षा मंत्री इस समय है राजनाथ सिंह। क्या नाम है? राजनाथ सिंह इनका नाम है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे ये होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अमित शाह। शाहों के शाह अमित शाह। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि दोनों का काम क्या है। दोनों का काम क्या है? अगर हम बात करें, जैसा आप शब्द देख रहे होंगे डिफेंस मिनिस्ट्री, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में ये क्या आ जाएगा? रक्षा मंत्रालय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रक्षा मंत्रालय। तो जाहिर सी बात है, रक्षा मंत्रालय क्या करेगा? रक्षा करेगा। किसकी रक्षा करेगा? देश की रक्षा करेगा। किसकी रक्षा करेगा? देश की रक्षा करेगा। तो पहला ही पॉइंट अगर हम देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी, रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री की है। किसकी है? रक्षा मंत्री की है। अगर हम बात करें जिस तरीके से जब रक्षाबंधन आता है तो हम उसे भी रक्षा बंधन कहते हैं ना, क्योंकि बहन जब अपने भाई को राखी बांध रही होती है तो वो किसी पैसे की उम्मीद नहीं कर रही है आपसे, किसी बड़े गिफ्ट की उम्मीद नहीं कर रही है। वो इस आस में आपको राखी बांधती है कि मेरा भाई है और मुझे जब भी समस्या आएगी तो मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। तो रक्षा के लिए वो धागा बंधन बांधा जाता है, इसीलिए उसे रक्षा बंधन बोला जाता है। तो यहां रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय का मतलब ये हमारे देश की रक्षा करता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस को भी यही मेंटेन करता है।
किसको मेंटेन करता है? इंडियन आर्म फोर्सेस को भी यही मेंटेन करता है। अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, अगर मैं पूछूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में कौन कौन आता है, तो इसमें आपका आता है इंडियन आर्मी। क्या आता है? इंडियन आर्मी आता है, इंडियन एयरफोर्स आता है। क्या आता है? इंडियन एयरफोर्स आता है, और इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी आता है। तीन ही फोर्सेस अगर हम बात करें इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती है? जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, यूपीएससी रिक्रूटिंग एजेंसी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। और जितनी भी इसके नीचे की सर्विसेज हैं अगर हम बात करें, तो ये सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में आती है। जैसे अगर हम बात करें आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट नहीं है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के नीचे सब ऑर्डिनेशन में ये सर्विसेज आती है। अरविंद केजरीवाल जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो आईआरएस के ऑफिसर रहे हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में तीन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस पुलिस सर्विसेज और आईएफएस, है ना। उसी तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस में तीन सर्विसेज आएंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इंडियन कोस्ट गार्ड अगर हम बात करें, इंडियन नेवी के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में काम करता है। यह भी डिफेंस मिनिस्ट्री के ही अंडर आता है, मगर इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट नहीं है। जब इंडियन आर्म फोर्सेस की बात होगी तो सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडियन आर्म फोर्सेस। वैसे इंडियन आर्म फोर्सेस का जो सेरिमोनियल हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, मगर सेरिमोनियल मतलब नाम मात्र का, उसको अध्यक्ष बनाया गया, मगर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डिफेंस मिनिस्टर की है। किसकी है? डिफेंस मिनिस्टर की। अगर हम बात करें, जैसे घर में होता है, मम्मी और पापा हैं, अगर किसी के साथ बाहर लड़ाई हुई, पड़ोसियों के साथ या किसी और के साथ, कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट है उससे लड़ाई होती है, तो जाहिर सी बात है उस केस में फादर एक्शन लेंगे। मदर तो क्या है? सेरिमोनियल हेड है, बाहरी मैटर में वो नहीं बताएंगे, है ना। तो ये सेरिमोनियल हेड है इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रेसिडेंट, मगर एक्चुअल पावर लाई करती है किसके अंडर? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर लाई करती है। और ये इंडियन आर्म फोर्सेस के मेंटेनेंस के लिए काम करता है, इंडियन आर्म फोर्सेस के ओवरऑल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, और एंश्योरिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जैसा रक्षा मंत्रालय किसके लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और इंडियन आर्म फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए, ताकि देश की क्या है? क्षेत्रीय एकता एवं अखंडता को बरकरार रखा जा सके, है ना। गुजरात से गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी बोला जाता है ना। तो भाई नेशनल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कैसे रखी जा सकेगी? ये जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्टर की है। किसकी है? डिफेंस मिनिस्टर की है। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, आप इसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे। हाल फिलहाल में तो आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, मगर मेरा सवाल आपसे है, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे। मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो इसी में अगर हम होम मिनिस्ट्री को अब देखते हैं, क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस देख रहे हैं ना, तो हमको होम मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा। अब होम मिनिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं गृह मंत्रालय। क्या कहते हैं? गृह मंत्रालय। मैंने कहा ना, मोदी सरकार के अंडर 72 मिनिस्टर्स काम करते हैं, 72 मंत्री हैं, और मंत्रालय 50 से ऊपर है। मंत्रालय कम हो सकते हैं मगर मंत्री ज्यादा होंगे, क्योंकि एक ही मंत्री के नीचे अगर हम बात करें डिप्टी मिनिस्टर्स भी काम करते हैं, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो शब्द है गृह, गृह मतलब घर, इंग्लिश में उसे होम ही कहेंगे, है ना। तो ये किसके लिए जिम्मेदार होगा? जैसे नाम ही सजेस्ट करता है,
गृह प्रवेश, जब घर नया बनता है तो क्या होता है, गृह प्रवेश होना था। गृह मतलब घर, उसमें प्रवेश करने के लिए आप जो पूजा पाठ करवाते हैं तो उसके लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो भाई वो घर की जिम्मेदारी संभालेगा। घर की जिम्मेदारी का मतलब क्या, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है। किसकी है, यहां पे देखिए नेशनल सिक्योरिटी था, नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है, रक्षा मंत्री की है, क्योंकि नेशनल नेशन से बना है। इंडिया एक नेशन है, पाकिस्तान दूसरा नेशन है, चाइना तीसरा नेशन है। तो भाई दो नेशंस के बीच में जब लड़ाई होगी, वॉर होगी, उसको हम उसके तहत जब हम सुरक्षा करेंगे तब उसको नेशनल सिक्योरिटी बोला जाएगा। मगर यहां गृह मंत्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए यहां नेशनल सिक्योरिटी है, यहां इंटरनल सिक्योरिटी है। तो भाई देश की आंतरिक सुरक्षा, अब जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए 2008 का मुंबई टेरर अटैक्स हुआ। तो मुंबई टेरर अटैक्स में क्या सीधे आर्मी को उतारा गया, क्या आर्मी उतरी थी, एयरफोर्स उतरी थी, नहीं, एनएसजी कमांडो की टीम उतरी थी। और एनएसजी कमांडोज अगर हम बात करें किसको रिपोर्ट करते हैं, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। तो वो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। कोई भी सीरियल ब्लास्ट देश में होते हैं, चाहे 1993 का मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे अदर अक्षरधाम अटैक हो, इन सब में क्योंकि देश के अंदर चीजें हुई हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, मोटा भाई अमित शाह की जिम्मेदारी। कॉलर उसका पकड़ा जाएगा क्यों भाई, क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, तो वो जिम्मेदारी किसी और पे थोप नहीं सकता है। ठीक है, तो देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की। मगर आंतरिक सुरक्षा ही नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी भी, घरेलू जो पॉलिसी बनाई जाएगी, डोमेस्टिक पॉलिसी क्या क्या, अगर हम बात करें तो जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना है तो कौन लेके आएगा, होम मिनिस्टर लेके आएगा। कोई भी डोमेस्टिक पॉलिसी, जैसे अभी CAA लागू किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो देश के अंदर जितनी भी घरेलू पॉलिसी बनानी है, उन सब की जिम्मेदारी अगर हम बात करें होम मिनिस्ट्री की है। किसकी है, होम मिनिस्ट्री। मतलब घर में सब सुरक्षित रहे, देश खुशहाल रहे, उसके लिए जो भी करना पड़े वो होम मिनिस्टर करेगा। ठीक है, तो देश के अंदरूनी इंटरनली जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उनको हम डोमेस्टिक पॉलिसी बोलते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार मोटा भाई है। कौन है, मोटा भाई। और लंबा भाई किसके लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बड़ा भाई। ये बड़ा भाई समझ लो, ये मोटा भाई समझ लो। चलिए, क्योंकि राजनाथ सिंह थोड़े लंबे कद काठी के हैं तो हम उनको बड़ा ही मानेंगे, और पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि भाई अब डिफेंस मिनिस्ट्री इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री को हेड कौन करेगा, सीधी सी बात है, डिफेंस मिनिस्टर हेड करेगा। कौन हेड करेगा, डिफेंस मिनिस्टर हेड करेगा। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है, उसकी टोटल जिम्मेदारी है। यहां पे होम मिनिस्ट्री विल बी हेडेड बाय, किसके द्वारा हेड किया जाएगा होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा। गृह मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होगा, गृह मंत्री। ठीक है, चलिए तो अभी मोटा भाई अमित शाह है, और यहां पे एक और सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला गृह मंत्री कौन था, होम मिनिस्टर कौन था। उम्मीद है सारे लोग इसका जवाब जानते होंगे, जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएं। नंबर 3, फॉर्मेशन कब हुआ, 15 अगस्त 1947। यहां भी फॉर्मेशन 15 अगस्त 1947, जब देश आजाद हुआ तो मिनिस्ट्रीज बनी। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां है, डिफेंस मिनिस्टर का, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहां बैठते हैं, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में बैठते हैं, जो रायसीना हिल्स में न्यू दिल्ली में। ये वही जगह है जहां पे प्रधानमंत्री आवास है। ये अगर हम बात करें, ये राष्ट्रपति भवन के जस्ट बगल में है। बहुत, अगर हम बात करें, हाई सिक्योरिटी एरिया है, यहां कोई जा नहीं सकता। और हेडक्वार्टर होम मिनिस्ट्री का कहां है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉर्थ ब्लॉक, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली। मतलब दोनों लोकेशन सेम है। देखिए यहां सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग लिखा है, यहां कैबिनेट सेक्रेटेरिएट लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को ही सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, ये आपकी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन के सीधे बगल में है। और सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में अगर हम बात करें तो इस सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में कौन कौन रहता है? पहली बात, इस सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ ब्लॉक, क्या नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। कौन सा? नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या फिर सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस है, पीएमओ है, प्रधानमंत्री यही रहता है। अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, इन सब के ऑफिसेज अगर हम बात करें इसी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। देश के ऊपर कोई भी समस्या आन खड़ी होगी तो जाहिर सी बात है तुरंत मीटिंग करनी होगी। ये नहीं कि पता लगा कि राजनाथ सिंह का ऑफिस बना हुआ है साउथ दिल्ली में, और उसका ऑफिस बना हुआ मोटा भाई का नोएडा में, और अचानक पाकिस्तान के साथ जंग हो गई, सबको इकट्ठा होना है। जब तक इकट्ठा होंगे मीटिंग करेंगे पाकिस्तान मिसाइलें दाग के चला जाएगा। इसीलिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में उन सभी वो सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं। फाइनेंस मिनिस्टर यहीं रहता है, डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिस यहीं है, होम मिनिस्टर का ऑफिस यहीं है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ऑफिस यहीं है। और तीसरी बात अगर हम बात करें कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के का भी ऑफिस यहीं है। आप देखिए जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट किया, उससे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी। तो जितने भी मेंबर्स है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, सबका ऑफिस यहीं पे है। अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनका भी ऑफिस अगर हम बात करें तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है। कहां पे है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है। तो ये आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। क्या है? ये आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री का जो मुख्य सलाहकार होता है उसे हम कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। आईएएस जब आप बनेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करके, जो सबसे बड़ा पद है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का है। किसका है? कैबिनेट सेक्रेटरी का। पीएमओ के लिए काम करता है, उसके जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके एग्जीक्यूशन का काम कैबिनेट सेक्रेटरी का है। किसका है? कैबिनेट सेक्रेटरी का। यही डिफेंस मिनिस्ट्री होगा तो यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी होगा, यही होम मिनिस्ट्री होगा तो यहाँ पे होम सेक्रेटरी होगा। क्या होगा? होम सेक्रेटरी होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई आपको? तो हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, देखिए इसका जो ऑफिस है, दोनों ऑफिस का एड्रेस सेम है। सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग वही हम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहते हैं, रायसीना हिल्स, जो अगर हम बात करें अरावली माउंटेन रेंज का एक्सटेंडेड वर्जन है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक अरावली की पहाड़ियां जाती हैं, उन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन है रायसीना हिल। पहाड़ी हिल माउंटेन में अंतर होता है और ज्योग्राफी में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, मैंने कहा 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड। चलिए अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री का जो एनुअल बजट है 6.81 लाख करोड़ का है, मतलब लगभग 7 लाख करोड़ का डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट है। कितने का? 7 लाख करोड़ का है। जबकि होम मिनिस्ट्री का जो बजट है वो 2.33 लाख करोड़ का है। कितना है? 2.33, 2.5 लाख करोड़ का है। दैट मीन्स अगर हम बात करें 3 गुना ज्यादा बजट है किसका? डिफेंस मिनिस्ट्री का। और अगर हम जर्मनी की एक कंपनी की बात करें जिसका नाम है स्टैटिस्टा, जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है स्टैटिस्टा, इसके मुताबिक अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री में जितने पर्सनल्स काम करते हैं उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। आपको पता है डिफेंस मिनिस्ट्री कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है? 29 लाख
या फिर 30 लाख राउंड ऑफ में मान लीजिए 30 लाख लोगों को नौकरी प्रोवाइड करती है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर 14 लाख के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स की स्ट्रेंथ है और इसमें 7 लाख के रिजर्व पर्सनल्स की स्ट्रेंथ है, 2 लाख सिविलियंस हैं और बाकी अदर मेंबर्स हैं। तो लगभग 30 लाख लोगों को डिफेंस मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और इसी के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं। इसीलिए इसका बजट देखिए कितना है, 7 लाख करोड़ रुपए का बजट जा रहा है किसका? डिफेंस मिनिस्ट्री का। किसका? डिफेंस मिनिस्ट्री का 7 लाख करोड़ रुपए का बजट जा रहा है आपका, ठीक है। या होम मिनिस्ट्री का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का जा रहा है, अप्रोक्स में हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके। आगे बढ़ते हैं, और चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर हम देखें डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे काम करती है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक सिंगल कमांड के थ्रू तो चलेगा नहीं। अब जैसे मैंने पहले भी डिफेंस ऑफ इंडिया सेक्शन में बताया है कि इंडियन आर्मी में इतने सारे लोग काम करते हैं, लगभग 21 लाख की स्ट्रेंथ है, तो जाहिर सी बात है उसको कई कमांड्स में डिवाइड किया गया। आर्मी को 7 कमांड्स में, एयरफोर्स को 7 कमांड्स में। जब कोई इंस्टीट्यूट बड़ा हो जाता है तो उसकी ब्रांचेस खुलती हैं, ठीक है। अब जैसे पीडब्ल्यू जैसे इंस्टीट्यूट है, शुरू में था अलग पांडे एक कमरे में चलाता था, आज पीडब्ल्यू इतना बड़ा ब्रांड हो गया है तो जाहिर सी बात है देश के हर शहर में उसने अपने सेंटर खोल रखे हैं। तो हर जगह क्या अलग पांडे जाएगा क्लास लेने? नहीं, वहां पे एक मैनेजर रखा हुआ है मैनेजमेंट लेवल पे और एक एकेडमिक हेड रखा हुआ है, तो वो लोग संभालते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री में 5 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कौन कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। डिफेंस ऑफ इंडिया सेक्शन में मैं पहले बात कर चुका हूं, अगर आपको नहीं पता आप चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट डिफेंस ऑफ इंडिया की देख लेंगे, उसमें हमने इसकी बात की। अब ये सेटअप बात काम कैसे करता है आप समझिए। सेरेमोनियल हेड हमारा कौन है? पहले भी मैंने बताया आपको, सेरेमोनियल हेड हमारा प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नीचे डिफेंस मिनिस्टर है। कौन है? ये डिफेंस मिनिस्टर हो गया। अब अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ कोई भी कभी भी कैसा भी मंत्री बन सकता है। अब मुलायम यादव भी एक डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, लालू यादव भी कभी भी बन सकता है। अब इनको पढ़ने लिखने की कोई समझ है तो ये कैसे संभालेंगे रक्षा मंत्रालय? तो जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े मंत्रालय आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारी जो होते हैं वो संभालते हैं। इनको डिसीजन लेना पड़ता है, बस इनको ला के प्रपोजल दिखाया जाता है कि सर ये ऑप्शंस। तो अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे अगर हम बात करें डिफेंस सेक्रेटरी काम करता है। कौन काम करता है? डिफेंस सेक्रेटरी काम करता है। पहली बात, इतना बड़ा ये सेटअप है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री का, तो भाई डिफेंस मिनिस्टर एक हो गया मेन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कौन हो गया? राजनाथ सिंह। मगर उसके नीचे भी अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है जो मेन मंत्री की मदद करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें संजय सेठ इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है। कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है। फिर उनके नीचे होता है डिफेंस सेक्रेटरी। कौन होता है? डिफेंस सेक्रेटरी होता है। और यही डिफेंस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेड होता है। और यही डिफेंस सेक्रेटरी अगर हम बात करें, ये 4 जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके जो हेड होते हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाता है और फाइनली जाके रिपोर्ट करता है डिफेंस मिनिस्टर को। इसको रिपोर्ट करता है, फाइनली जाके रिपोर्ट करता है डिफेंस मिनिस्टर को, ठीक है। इसके विपरीत अगर आप होम मिनिस्ट्री में जाएंगे तो होम मिनिस्ट्री में आप देखिए कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 6। डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। तो यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट, यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ सबसे ऊपर कौन होगा? यहाँ सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो होम मिनिस्टर तो है। अरे यार, यहाँ पे सबसे ऊपर होम मिनिस्टर तो है ही है। होम मिनिस्टर के नीचे अगर हम बात करें
तो होम सेक्रेटरी होगा। कौन होगा? होम सेक्रेटरी होगा। गोविंद मोहन इस समय होम सेक्रेटरी। यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी इस समय कौन है? राजेश कुमार सिंह डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है। यहाँ गोविंद मोहन है। होम, पहली बात, यहाँ पे मेन मिनिस्टर तो अमित शाह है ही है, मगर होम मिनिस्टर के साथ दो और मंत्री काम करते हैं जिन्हें हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम कहते हैं। एक नित्यानंद राय है। कौन है? नित्यानंद राय है। और दूसरे अगर हम बात करें संजय कुमार हैं, वो आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। तो भाई एक मंत्री हो गया। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा देखें। सबसे ऊपर तो प्रधानमंत्री है, ठीक है। कौन है? प्रधानमंत्री। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री हेड होता है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसके नीचे होम मिनिस्टर हो गया। कौन हो गया? होम मिनिस्टर हो गया। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है इस समय। कौन है? अमित शाह है। अब इस होम मिनिस्टर के अंडर अगर हम बात करें तो दो और मिनिस्टर काम करते हैं जिन्हें हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्या? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। हिंदी में अगर हम बात करें रक्षा राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, सॉरी क्या कहेंगे हम इसे? गृह राज्य मंत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? गृह राज्य मंत्री कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम गृह मंत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? गृह मंत्री कहेंगे। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है नित्यानंद राय। कौन है? एक है नित्यानंद राय और दूसरे अगर हम बात करें इनका नाम बाजी संजय है। क्या है? बाजी संजय है। ये आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। तो ये अमित शाह की हेल्प करेंगे। किसकी हेल्प करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है ना। फिर अगर हम बात करें तो पीएम के नीचे होम मिनिस्टर के नीचे ये दो मंत्री, और इसके नीचे अगर हम बात करें होम सेक्रेटरी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? होम सेक्रेटरी आ जाएगा, जो इस समय है गोविंद मोहन। कौन है? गोविंद मोहन है। और इस होम सेक्रेटरी के नीचे भी अगर हम बात करें तो आपके दो अलग सेक्रेटरी होते हैं। एक स्पेशल सेक्रेटरी है और दूसरा अगर हम बात करें एक और एडिशनल सेक्रेटरी उसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी होता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है। इसी तरीके से अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री में देखेंगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री में आपका डिफेंस मिनिस्टर, कौन? डिफेंस मिनिस्टर आपके कौन है? राजनाथ सिंह है। फिर कौन है? राजनाथ सिंह है। और राजनाथ सिंह के अंदर अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ है। कौन है? संजय सेठ है। फिर इनके नीचे कौन आएगा? डिफेंस सेक्रेटरी आएगा। कौन आएगा? डिफेंस सेक्रेटरी आएगा महाराज। और इस डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे अगर हम बात करें बाकी सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड आएंगे। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का हेड सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है। अब अगर हम बात करें एक और डिफरेंस, अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं डिफेंस मिनिस्टर, क्या? डिफेंस मिनिस्टर। और दूसरी तरफ हमने लिख लिया होम मिनिस्टर। क्या लिख लिया? होम मिनिस्टर लिख लिया। डिफेंस मिनिस्टर के अंडर कौन कौन आ रहा है? तो डिफेंस मिनिस्टर के अंडर अगर हम बात करें तो आपका इंडियन आर्म फोर्सेस आ रही। क्या आ रही है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आ रही। इंडियन आर्म फोर्सेस में अगर हम बात करें कौन कौन सी फोर्सेस आ गई? इंडियन आर्मी आ गई। क्या आ गई? इंडियन आर्मी आ गई। इंडियन आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स आ गया। क्या आ गया? इंडियन एयरफोर्स आ गया। और इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी आ गया। क्या आ गया? इंडियन नेवी आ गया। और इंडियन नेवी के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड।
तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। किसको रिपोर्ट करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है महाराज, ठीक है। इसको रिपोर्ट करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। अगर हम होम मिनिस्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? होम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो होम मिनिस्टर के अंडर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आ जाती है। कौन आ जाता है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आ जाती है महाराज, जिसे हम सीएपीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सीएपीएफ कहते हैं। आप समझिए, यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट करवाता है, क्या करवाता है? यूपीएससी जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, तो यूपीएससी कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। जब किसी बच्चे से पूछो कि भाई किसकी तैयारी करते हो, तो कहता है सर यूपीएससी। जो जवाब गलत होता है। यूपीएससी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं कहूं कि नीट का एग्जामिनेशन कौन करवाता है, उसकी रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है? तो नीट की रिक्रूटिंग एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वैसे यूपीएससी भी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो देश में ए ग्रेड के ऑफिसर बनाने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। तो कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है? एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, और अगर हम बात करें लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो एनडीए सीडीएस के थ्रू तो आप ऑफिसर बनोगे, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के। तो जाहिर सी बात है, जब आप ऑफिसर बनोगे तो किसको रिपोर्ट करोगे? डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इंडियन आर्म फोर्सेस किसके अंडर आ रही है? डिफेंस मिनिस्टर के अंडर आ रही है। मगर जब आप सीएपीएफ की तैयारी करते हैं और उसके थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, तब आप डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट ना करके होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे महाराज। समझ में आ रही है चीजें? तो अब देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कौन कौन आता है? कितनी एजेंसीज आती हैं? तो 7 एजेंसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के थ्रू आती है। नंबर 1 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन सा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट मींस बीएसएफ। क्या? बीएसएफ नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करें तो आपका आईटीबीपी। क्या आ गया? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो चाइना से लगे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। बीएसएफ अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नंबर 3 पे एसएसबी, मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड नहीं, सशस्त्र सीमा बल। क्या है ये? जो नेपाल और भूटान से लगे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। सशस्त्र सीमा बल भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का पार्ट है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें असम राइफल्स। कौन सा? असम राइफल्स। असम राइफल्स अगर हम बात करें म्यांमार से लगे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। तो जितनी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं वो सब सीएपीएफ के अंडर आती है और होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें असम राइफल्स के साथ, आपकी और क्या आ जाएगी? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये भी अगर हम बात करें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के थ्रू आती। फिर अगर हम बात करें सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। देश में जितने भी औद्योगिक बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा यही करता है। जितने भी सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनकी रक्षा सीआईएसएफ करता है। और आखिरी में नंबर 7 पे अगर हम बात करें एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, आप देखिए कौन उतरे थे? एनएसजी कमांडो। किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के। और सीएपीएफ किसके अंडर आता है? होम मिनिस्टर के अंडर आता है महाराज। इसके साथ साथ तो सीएपीएफ में याद रखिएगा 7 फोर्सेज आती है। यहां पे एक देखने वाली दिलचस्प चीज ये भी है कि पहले इसे पैरामिलिट्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पैरामिलिट्री बोला जाता था। मिलिट्री डिफेंस मिनिस्टर के अंडर आएगी और पैरामिलिट्री होम मिनिस्टर के अंडर। मगर इस पैरामिलिट्री शब्द को 2011 में सरकार ने रिप्लेस कर दिया। किसके साथ? सीएपीएफ के साथ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। क्योंकि वो शब्द एक नेगेटिव कोनोटेशन देता था।
कि पैरामिलिट्री मतलब कि होम मिनिस्ट्री के अंडर भी इतने आर्म्ड लोग आते हैं। तो भैया ये देश चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? इतने सारे लोग इन्होंने क्यों पाले हुए हैं? क्योंकि अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जहां पे पैरामिलिट्री शब्द इस्तेमाल होता है और ये सुन के लोग डर जाते हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री में ऑलरेडी 30 लाख लोग काम कर रहे हैं और होम मिनिस्ट्री को मिला के ये तो साला वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। जो आर्म्ड है, क्या है? आर्म्ड है, हथियार बंद है। तो ये वर्ल्ड को एक नेगेटिव कॉनोटेशन देता है, इसीलिए हमने पैरामिलिट्री शब्द को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो अब हम पैरामिलिट्री शब्द इस्तेमाल नहीं करते, अब हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंडर ये 7 फोर्सेज आपकी आ जाती। तो मिलिट्री किसके अंडर आ गई? डिफेंस मिनिस्टर। और पैरामिलिट्री किसके अंडर आ गई? होम मिनिस्टर के अंडर आ गए। होम मिनिस्टर के अंडर और क्या क्या आएगा? होम मिनिस्टर के अंडर और क्या क्या आएगा? सिर्फ यही तो नहीं, ये सिर्फ नहीं आएगा होम मिनिस्टर के अंडर। होम मिनिस्टर के अंडर अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस भी आती है। इसके अंडर दिल्ली पुलिस भी आती है, होम मिनिस्टर का मोटा भाई। अब केजरीवाल की सरकार रही 2013 से लेके अभी 2024 तक, 24-25 तक, अभी चुनाव हुआ। तो भाई लोग दिल्ली में कुछ भी होता था केजरीवाल को बोलते थे, क्योंकि वो अनपढ़ की जमात है, जिनको सुनने बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं पता है, गांव देहात में बैठ के मुंह चलाने वाले लोग हैं सिर्फ। भारत में साक्षरता दर भले ही सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2011 के हिसाब से 74% है, मगर जब हमने एजुकेशन का क्राइटेरिया बड़ा लीनियंट रखा है, 7 साल से ऊपर जो भी पढ़ने या लिखने, 2 लाइन पढ़ने या लिखने में सक्षम है, हमने उसको लिटरेट माना है। अगर इस क्राइटेरिया को हमने ग्रेजुएशन कर दिया कि जो लोग ग्रेजुएट हैं उन्हें लिटरेट माना जाएगा, तो ये परसेंटेज गिर के 40-50 पे आ जाएगा। 12th रख दिया और नीचे आ जाएगा। तो भाई लोगों को समझ में आना चाहिए, दिल्ली में पूरा का पूरा सरकार की नहीं चलती। दिल्ली पुलिस, अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, वो होम मिनिस्टर देखेगा। पुलिस का कंट्रोल जो है दिल्ली में, भले ही सरकार किसी की बन जाए, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की, मगर दिल्ली पुलिस उस होम मिनिस्टर के कंट्रोल में। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर नेशनल नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो। जब हम बात करें शाहरुख खान का लौंडा, क्या नाम है, आर्यन खान, ड्रग्स के केस में पकड़ा गया, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर, वो जो बड़ा फेमस हुआ था, उसी ने पकड़ा था ना। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आईपीएस ऑफिसर भी होम मिनिस्ट्री के अंडर रिपोर्ट किए जाते हैं। और दानिप्स दिल्ली एंड अंडमान निकोबार इंडियन सिविल सर्विसेज, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ भी होम मिनिस्टर के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? होम मिनिस्टर के अंडर आता है। सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो 2008 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद बनी, वो भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, चलिए, ये पूरा डिफरेंस था आर्मी, दैट मीन्स डिफेंस मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री के बीच में, बड़ा भाई और मोटा भाई के बीच में। अब मेरा एक सवाल है जो बड़ा दिलचस्प है, जो आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना है कि इंडिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है, और ये किसके कंट्रोल में आती है? पैरामिलिट्री मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 7 ही फोर्सेज आती हैं। इन 7 में से कोई सही है? जो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है वो आपको बताना है। हालांकि मैंने कहा ये पैरामिलिट्री शब्द डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे बताएंगे। और अगर हम बात करें वो किसके कंट्रोल में आती है, तो आप कहेंगे होम मिनिस्ट्री। नहीं,
असम राइफल्स अगर हम बात करें, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है जो 1835 में बनी, जिसे शुरुआती दौर में कैसार लेवाई बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कैसार लेवाई बोला जाता था। और इसका जो हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय में। कहां पे है? शिलोंग मेघालय में। ठीक है, इसे अगर हम बात करें सेंटिनल ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटिनल ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, या फिर फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। क्या? फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। किसको? असम राइफल्स को। ये दोनों इसके क्या है? इसको बोला जाता है असम राइफल्स, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी पूछ चुका है, और ये दोनों को रिपोर्ट करता है, डिफेंस मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर। ये बड़ा दिलचस्प केस है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि असम राइफल्स कैसे एक हेडेक क्रिएट करता है, दोनों के बीच में मतभेद होते हैं, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के बीच में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें दिलचस्प लगी होंगी। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं, नॉन ऑफिसर ग्रेड में सिंपली आपको वन लाइनर्स ही रटने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं नॉन ऑफिसर ग्रेड की एंट्री की तैयारी नहीं करवाता हूं, ऑफिसर ग्रेड की एंट्री की तैयारी करवाता हूं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, और समय आने पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पे भी हम जाएंगे, है ना। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। युवराज प्रभाकर सिंह, हर डिफेंस अपडेट आप तक पहुंचेगी, और बहुत जल्दी हम एनडीए के लिए, जो एनडीए सेकंड का एग्जामिनेशन होने वाला है 14 सितंबर को, उसके लिए हम करंट अफेयर्स की क्लासें रन करेंगे। 100% फंसाने की गारंटी के साथ सब सेव करके रखूंगा, आपको बाद में दिखाऊंगा। इंडिया में कोई नहीं होगा जो वो दावा करेगा। 100% तो नहीं, 99.99%, एक हाथ क्वेश्चन कभी ना कभी छूट जाते हैं। और साथ ही साथ हम क्रैश कोर्स चलाएंगे जनरल स्टडीज के लिए 1 जुलाई से। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स तो हम चलाएंगे। ठीक है, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो को बनाने में, गला सूख जाता है, हालत खराब हो जाती है, रात भर तैयारी करनी पड़ती है। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो सकता महाराज। बड़े बड़े दिग्गज आज बन गए हैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के सपोर्ट की वजह से, और सपोर्ट तभी बच्चा करता है जब टैलेंट देखता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने लोगों के बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।